आ जाओ। गुड मॉर्निंग बोलो ना, सुबह सुबह तुम लोग उठ के आए, बोलो ना गुड मॉर्निंग। भूख लगा है? खाना वाना खा के आए, नाश्ता करके आए कि नहीं? बस उठ के आ गया, खा के आया ना तो बोलो गुड मॉर्निंग। बस हाँ। अगर थोड़ा नींद वींद आए, देखो थ्योरी सब्जेक्ट है तो अपने हमको ऐसे एक चमाट मारना, ठीक है? एक बार के लिए हिल के जग जाएगा। आ जाओ, मजाक करें, चलो। सर अपने चालू करने वाले अपना पेपर 5 विच इज बिजनेस लॉस एंड एथिक्स। और ये वाला बैच जो है ये अपना पूरा कंप्लीटली सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव बैच है। फुल 100 मार्क्स अपने एकदम सीएमए इंटर के ही हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई हम लोग सीए और सीएमए कंपनी लॉ एक साथ नहीं पढ़ने वाले, तो एकदम सीएमए ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा अपना इस बैच को कंप्लीट करने में, और फुल 100 मार्क्स। एक बार तुमको पता है तुम्हारा पेपर 5 का अपना सिलेबस क्या है? तुमको आइडिया है इसका? ये रहा सिलेबस तुम्हारे सामने। तब अपने डिस्कस करेंगे एक एक चीज करके। हम बस तुमको बता देता है क्या अपना ये तरीका होगा। 10 मिनट का ये बेसिक सा डिस्कशन, फिर अपने तुमको हम लॉ का एक बेसिक जिस्ट देना चालू कर। देखो ये है कुछ यहाँ पे तुम्हारे पास 11 से 12 एक्ट अपने सिलेबस में। पहले बेसिक लीगल सिस्टम को हटाओ। देखो 4 सेक्शन में अपना सिलेबस बटा हुआ है। कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, बिजनेस एथिक्स। देख के थोड़ा चाप हो रहा होगा, इस सिलेबस है कि क्या है? यही है सिलेबस अपना। ये टीवी ये अपना यहाँ पे सिलेबस है। अब अगर तुम सिलेबस में देखो तो यहाँ एक्ट्स पे एक्ट्स ये लोग डाल दिए सिलेबस में। जैसे अगर अपने सेक्शन ए कमर्शियल लॉस का बात करें, चलो पहला एक बेसिक सा चीज है इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, वो अपने नेक्स्ट 2 क्लास में रिजल्टा भी लेंगे। उसके बाद बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। ये सारा बेसिक कमर्शियल लॉज वाला बोला। फिर अगर इंडस्ट्रियल लॉस का बात करें, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी, ईपीएफ एंड ईपीएफ, ईएसआई और कोड ऑन वेजेस। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट लॉ देखे तो कंपनीज एक्ट अपना ही 2013, और लास्ट में आए तो बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर सिलेबस कम पड़ गया हो तो वो भी ऐड कर दिए, वरना एथिक्स भी पढ़ के जाओ। तो तुमको दिख रहा है ना, एक्ट पे एक्ट डाल दिया तुम्हारे सिलेबस में। और जिसमें एक छोटा सा पोर्शन है कंपनीज एक्ट 2013, उसको एक ऐसे लिखा है जैसे कि वो बहुत बेबी चीज है, पढ़ लेंगे काम हो गया। बट सबसे बड़ा बॉम्ब इसमें है ही कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? तब इसका हम तुमको एक सबसे पहले स्ट्रैटेजी देता है। एक बार तुमको हम यहाँ पे सामने सामने मेरे साथ सिलेबस लिखेगा। ये देखो सिलेबस, देखो अपना सीएमए इंटर का सिलेबस क्या है। यहाँ हम सीए इंटर का कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, अपना सीएमए इंटर का पूरा एक्सक्लूसिव बैच है। सिर्फ सीएमए इंटर के हिसाब से हम लोग यहाँ ए टू जी कंटेंट पढ़ने वाले हैं। वहाँ सारा बुक सीएमए इंटर डिजाइंड है, नोट्स अपने उसके हिसाब से करेंगे, पेपर पैटर्न सब उसके हिसाब से डिस्कशन होगा, एग्जैक्टली एकदम वैसे ही पढ़ेंगे। फुल कंफर्ट है। सिलेबस क्या है तुम्हारा? 4 पोर्शन से बटा हुआ है। पहला कमर्शियल लॉस, इंडस्ट्रियल लॉस, कॉर्पोरेट लॉस और बिजनेस एथिक्स। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना तुमको? कि पढ़ने में आग फूट के बाहर तो नहीं आ रहे? कुछ कुछ बेशरम लोग ऐसा बोलते थे कि हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता आपका, तो फिर मेरा रिप्लाई यही होता है कि मेरा काम हो गया, तुम अपना देख लो। कमर्शियल लॉज में अपने पास कुछ और एक्ट आ जाते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, सोगा बोले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और लास्ट में बोले तो एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। खाली शॉर्ट में तुमको हम सिलेबस लिखवा रहे हैं, पूरा पूरा नाम लिख के कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिला के यहां पे कितना एक्ट हुआ? 5 एक्ट अपना कमर्शियल लॉस के अंदर में। मतलब आप डराने के लिए क्लास चालू की है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए?
अरे एक बार तुमको आइडिया दे रखा, अच्छा नहीं है। फैक्ट इंडस्ट्रियल लॉज में अपना सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट है, फिर ग्रेचुइटी एक्ट है, उसके बाद ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सुना होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ कभी सुना है, क्या होता है क्या नहीं? आइडिया तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने मान के रखते तुमको कोई चीज का आइडिया नहीं, तो सब चीज का अपने A to Z डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है ESI और लास्ट में आ जाएगा कोड ऑन वेजेस। ठीक है, ये वेजेस के बारे में बात करेगा कि एक वर्कर को कितना वेजेस वगैरह मिलना चाहिए। कितना एक्ट हुआ यहां पे भी? 5। ठीक है, यहां पे अपना क्या है कॉर्पोरेट लॉज में, यहां आ जाएगा कंपनीज एक्ट। यहां पे कितना है? 1, बट वो 100 के बराबर है। और लास्ट एक आ जाता है बिजनेस एथिक्स। ये कोई एक्ट नहीं है, एथिक्स है। एथिक्स तुम समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज एथिक्स? हाँ, जैसे अपने जो कुछ कुछ चीज है ना जो डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, तुम वैल्यूज बोल लो, मॉरल्स बोल लो। जैसे कि तुम देखा होगा अपने घर में कल्चर फॉलो किया जाता है कि रात को घर से बाहर लेट तक नहीं रहना है, 10 बजे घर आ जाना है, 10:30 बजे तक खाना खा लेना है। ये सब नॉर्मल जो चीज होता है। बड़े अगर तुम किसी बड़े से मिल रहे हो तो पैर झुक के प्रणाम करना है। सब बेसिक चीज रहता है ना। जैसे अपने क्लास चालू करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो एक बेसिक ग्रीट का तरीका हो गया। एग्जाम में एथिक्स क्या होना चाहिए? चीटिंग नहीं करना है। नहीं, ये नहीं होता एथिक्स। ना, एथिक्स है कि तुम चीटिंग कर सकते हो, हाँ, पकड़ा नहीं जाना है बस, है ना? करेक्ट। तो वही सब चीजें एथिक्स, बेसिकली व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब इसका कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। चोर चोरी तभी करता है ना कि उसको लगता है चोरी ठीक है, जस्टिफाइड है। और उसको लगता है कि चोरी बहुत बहुत गलत है या बहुत बड़ा कोई पाप है, तो शायद नहीं करता। तो एथिक्स, सबका एथिक्स अलग अलग चलता है। तो वो एथिक्स के बारे में अपना डिस्कशन करेंगे। और एथिक्स लॉ में क्यों है, हाउ इज इट रिलेटेड टू लॉ, तभी वो यहां का सिलेबस में है, वो भी अपने डिस्कशन करेंगे। रीजन यही है कि एथिक्स के हिसाब से हम लॉ बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम तुमको अभी एक एग्जांपल देगा, व्हाट इज लॉ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर एथिक्स को भी रिलेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहां पे तुमको एक सिलेबस पे क्लैरिटी आया। अलग अलग एक्ट्स है, बहुत सारे एक्ट है, प्यार से अपने को एक एक करके एक्ट्स कवर करना है। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस कितने क्लासेस में हम लोग डिवाइड करेंगे? मोटा मोटा हम ट्राई करेगा 80 से 85 क्लासेस। बहुत ज्यादा हमको अननेसेसरी क्लासेस लेना नहीं है। जो सीएमए के सिलेबस में स्पेशली क्लासेस का कोई लिमिट ही नहीं होता, 120, 130, 150 जितना क्लास लेना हो लेते साथ जा सकता है, इतना बड़ा सिलेबस। तो थोड़ा सा कट शॉर्ट करने का ट्राई करें एकदम, क्योंकि तुमको और भी बहुत सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 और सब्जेक्ट है लॉ छोड़ के। और तुमको पता है ना, सीएम इंस्टीट्यूट नई सिलेबस में बहुत स्मार्टली लॉ को फर्स्ट पेपर बना है, क्योंकि उसको भी मालूम है सिलेबस ऐसा है। ठीक है, बट टेंशन नहीं है, अपने इस सिलेबस को कंट्रोल करना जानते हैं, तुम टेंशन मत लो। बहुत ब्यूटीफुली अपना ये बैच चलता जाएगा। रिवीजन भी तुम मेरे ही साथ करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने साथ में करेंगे, टेस्ट्स अपने साथ में देंगे, एमसीक्यूज अपने साथ में डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में मैराथन रिवीजन एग्जाम के पहले अपने साथ में डिस्कशन करेंगे। इतना सब करने के बाद तुमको लॉ में 100 मार्क्स आता होगा ऑन पेपर, ये मेरा गारंटी। ठीक है, बस इसके लिए करना क्या है कि इस तरीके से अपना पेपर अप्रोच होना चाहिए, हाउ टू स्टडी, वो सब चीज अपने डिस्कस करते हुए पूरा चलेंगे। अब तुमको इस बैच में 3 बुक दिया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 होगा, अभी आ जाएगा तुमको 1-2 दिन में सारा बुक्स मिल जाएगा। मॉड्यूल 1 अपना मॉड्यूल 1 अपना कंपनीज एक्ट से रिलेटेड होगा। मॉड्यूल 2 अपना कमर्शियल लॉज से रिलेटेड होगा, और मॉड्यूल 3 इंडस्ट्रियल लॉज प्लस एथिक्स, ये दोनों को कवर कर लेगा। तब ना 3 मॉड्यूल्स में पूरा सिलेबस बटा हुआ होगा। परफेक्ट है। लेकिन और वो जो अपना मटेरियल है, वो तीनों मॉड्यूल्स हम एकदम तुम्हारे सीएमए इंटर के ही मटेरियल के बेसिस पे बनाया है, कुछ अलग कोई और सोर्स नहीं है, कोई और फलाना ढमकाना टेक्स्ट बुक्स नहीं लिया या कोई गाइड बुक्स नहीं लिया। मार्केट में बहुत मोटा मोटा टेक्स्ट बुक्स मिलता है, वो कोई भी बुक को रेफर नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पेपर कहां से सेट होगा? अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट के बुक से ही सेट होगा। और लॉ कहीं से भी तुम पढ़ लो, कहने को सेम होता है,
लेकिन लॉ में भी अब तुम अगर एनआई एक्ट बोलो तो एनआई एक्ट इज अ वेरी बिग एक्ट। अब लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एक एक चीज, एक एक केस लॉस तो कवर्ड नहीं है ना। तो इंस्टीट्यूट ने जितना पोर्शन तुम्हारे सिलेबस में डाला है, जो केस लॉस कवर किया है, ओनली इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उसी को अपने कवर किए हैं। नहीं तो अगर तुम कोई भी एक्ट में बात करो जो पुराने पुराने एक्ट्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, एनआई एक्ट 1872, 1881, अभी इतना पुराना लॉ है, यानी इसमें केस लॉ पे केस लॉ बनता है, करेक्ट। सब अपने डिस्कस करेंगे, बहुत सारा आए दिन कोई ना कोई केस बनता है, केस लॉ का कोई डिसीजन आता है, नया केस लॉ तुम्हारे सिलेबस में ऐड हो गया, ऐसा नहीं है। तो इंस्टीट्यूट जितना केस स्टडीज तुम्हारे बुक में लिया है उतना ही अपने भी कवर करेंगे, करेक्ट है ना, एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, परफेक्ट है। तो एक बैलेंस होना होगा बिटवीन नॉलेज एंड मार्क्स। बहुत ज्यादा नॉलेज अगर खाली कर लिया, अपने को क्या पढ़ा देंगे 150 क्लास, नॉलेज तुमको पूरा मिल जाएगा, मोर देन रिक्वायर्ड मिल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जाम जून में, सिलेबस चलेगा जुलाई तक, यही होगा ना फिर। तो इसलिए एक बैलेंस ड्रॉ करना मेरे को पसंद है, और जो चीज तुमको भी करना चाहिए बिटवीन नॉलेज एंड मार्क्स, नॉलेज लेते लेते मार्क्स पे फोकस करने का अल्टीमेटली, करेक्ट है। देखो इंडिया का बेसिक चीज यही है, जब तक तुम्हारा मार्क्स नहीं पहुंचेगा तब तक तुमको नेक्स्ट स्टेप पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल, जब तुम्हारा फाइनल में मार्क्स नहीं पहुंचेगा तब तक तुमको जॉब में एंट्री नहीं मिल। तो अल्टीमेट पॉइंट, मतलब तुम इसको एक कड़वा सच के नाम से बोल दो कि मार्क्स भी तुमको आगे का एंट्री मिलना होता है, राइट। ऐसे ही तुम देखो ना, नॉर्मली कॉलेज में भी तभी आया जब तुमको 12 में अच्छा मार्क्स मिला, तो इस तरीके से ही चलता है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तुम कितना गाली दे दो, बट अपने इस एजुकेशन सिस्टम का ये हिस्सा है, तो इसी से जोड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा। सेंस बन रहा है। तो इसीलिए तुम्हारा पूरा सिलेबस हम अपनी तरीके से डिजाइन किया है। अपने इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, बुक्स तुमको दिया जाएगा 3, उसको साइड रख देना, इजी काम का, ठीक है, उसको एकदम साइड रख देना। क्यों कि बुक से पढ़ा देंगे, मेरे लिए बहुत इजी काम है। करना क्या है, बुक से पढ़ना है, मार्किंग करते हुए चलना है, काम खत्म, और हम लिख देगा हैप्पी लर्निंग नीचे में। तुम घर में जाके जब वो बुक खोलोगे ऐसा चक्कर आएगा कि डॉक्टर भी कोई दवाई नहीं दे पाएगा, कि बुक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाता है ना वहां पे। बुक में क्या है, कोई तुमको इंस्टीट्यूट क्या लैंग्वेज चेंज करके लिखा है अपने बुक्स में, ऑब्वियसली नहीं, वो क्या किया है, बेयर एक्ट को कॉपी पेस्ट मारा है। तो इसीलिए अगर हमको इंस्टीट्यूट का बुक में कुछ गड़बड़ी दिखता है, हम सीधा बेयर एक्ट खोल के वहां से ले लेता है। बेयर एक्ट और इंस्टीट्यूट का बुक ऑब्वियसली सेम टू सेम ही चलेगा, लॉ तो वहीं से लेंगे ना, करेक्ट। अब बेयर एक्ट पढ़ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और बेयर एक्ट से पढ़े हैं, लेकिन बेयर एक्ट पढ़ना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तुम हाँ शौक में 2-3 दिन अपने पढ़ लेंगे, हम भी तुमको यहाँ पे बेयर एक्ट से रिलेट करके बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन क्या एग्जाम के एक दिन पहले तुम बेयर एक्ट से पढ़ पाएगा, चांस ही नहीं। तो तुम अपने पढ़ाई वही चीज से, वही पैटर्न से करेंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले, जब तुम 3-4 दिन लॉ रिवाइज करेगा ना, ऐसा तो नहीं एक ही महीना लॉ ही रिवाइज करते रह जाएगा एग्जाम के एक महीना पहले, 3 से 4 दिन लॉ रिवाइज करेगा। फर्स्ट पेपर है तो ही कोई बीच का पेपर है तो 3-4 दिन भी नहीं मिलना है, 1 ग्रुप दिया तो 1.5 दिन, 2 ग्रुप दिया तो आधा दिन, करेक्ट है ना। तो अगर लॉ को 3-4 दिन में रिवीजन कंप्लीट करना है, तो यानी सिलेबस को अपने को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड में फिट करना पड़ेगा, तो वो फंडा से पूरा क्लास होएगा। इसीलिए अपने करेंगे क्या, बुक सब साइड अपने फॉलो करेंगे, एकदम हैंड रिटन नोट्स, एकदम हैंड रिटन नोट से अपने क्लास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए तुमको दिखा देता है किस तरीके से होगा। ये देखो, जैसे यहां पे हम तुमको फैक्ट्रीज एक्ट का नोट्स बना दिया, तो इस तरीके से ना हम पूरा नोट्स एकदम इज्जत से बैठ के खुद से बनाया हुआ, ये मेरा हैंड राइटिंग, तुम देख लो, इसको कंपेयर कर लो और जो अभी अभी लिखा उसको कंपेयर कर लो, ठीक है, सेम टू सेम दिख रहा है ना, सेम टू सेम। लोग ये भी बोलता है जो आपके लिए क्या, ये नोट्स किसी और से बनवा लिए होंगे। हम लड़चे ठीक है, काम करना, तुम ये एक्ट बुक से पढ़ के मेरे को ऐसा नोट्स बना के दे देना, बन जाए तो हम उसी से पढ़ा दे फिर। तो ऑब्वियसली हम बनवा सकते हैं, बहुत इजीली है बनवाने के लिए, क्या है, बहुत लोग होते हैं, बनवा बहुत कम पैसे में ही बन जाए शायद ये, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इजीली हम क्या करता है, एकदम तुम देखो मेरा हैंडराइटिंग का ये पूरा नोट्स बनाया हुआ है, खुद से हम बेयर एक्ट, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, अपना स्टडी मटेरियल,
तीनों से लेके एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में, सिंप्लीफाइड मैनर में, येट यूजिंग द कीवर्ड्स, एकदम कीवर्ड्स को यूज करते करते ये पूरा नोट्स बना है। तुम देखो कितना कलर कोडेड मैनर में तुमको दिखेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तुमको एकदम याद रखना है, पॉइंट्स को याद रखना है, वो रेड में लिखा हुआ है। बाकी सब ठीक है, ब्लैक में अपने की पॉइंट्स को लिखते हुए चले हैं। जो इररिलेवेंट चीजें हैं उसको कट आउट करते हुए चला। जो चीज अपने लिए रेलिवेंट नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, उसको कट आउट करते हुए चला। बहुत सिंप्लीफाइड बट यूजिंग द लीगल लैंग्वेज। जैसा तुमको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में तुम बेयर एक्ट का तो लैंग्वेज लिख नहीं पाएगा ना पूरा पूरा, कैसे याद रखेगा इतना सारा चीज। एग्जाम में अपने क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, कीवर्ड्स को यूज किया, सेंटेंस अपने वर्ड्स में फ्रेम किया, ऐसे ही लिखते हैं। वैसे ही हम तुम्हारे पूरा नोट्स बना है, फुल नोट्स एकदम वैसे। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अगर अपने यहाँ पे एग्जांपल लें, हर एक चीज एकदम उसी तरीके से चल रहा है, थोड़ा चार्ट फॉर्म में, जिससे कि तुमको याद रखने में इजी हो। बस ये तुम्हारा पूरा इस तरीके से नोट्स बन रहा है। बट इसके लिए, और ये सब नोट्स तुमको मिल जाएगा, जो तुमको बुक मिलेगा, जब बुक मिलेगा उसमें तुमको क्यूआर कोड दिखेगा, और वो क्यूआर कोड जैसे ही तुम स्कैन करेगा तुमको ये सारा नोट्स उस पर अपलोडेड, जैसे जैसे अपने बनाते हुए चलेंगे अपलोड करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैराथन भी अपने यही नोट से ले लेंगे। बेसिकली यही नोट्स तुम्हारा फर्स्ट क्लास से लेके एग्जाम डे तक सब यही नोट्स तुमको फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बार नोट्स को लिखने में मेहनत लगेगा, पीडीएफ तुमको सब शेयर कर दिया जाएगा। बट देखो बेस्ट केस तभी है जब ये चीज तुम पेयर नोट्स में कॉपी कर लो। क्लास में अपने कॉपी कर सकते हैं, क्लास में लिखवा सकते हैं हम, तुमको लिखते हुए भी चल सकता है साथ साथ में। बट उससे दो प्रॉब्लम आएगा, एक तो नंबर ऑफ क्लासेस अपना बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा चीज फिर थोड़ा सा जो घर में हम इतना सोच समझ के अलग अलग मटेरियल को कंपेयर करके बना सकता है नोट्स, क्लास में ऑब्वियसली वो क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, एक टाइम भी दिखता रहेगा ना बार बार। ठीक है, अब ये तुमको ये एक पेज मेरे को बनाने में आधा घंटा लगा घर, क्योंकि 3-4 रिसोर्स लिया। अब उसको बैठ के पहले रफ में थोड़ा ले रहा है कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सबको टेकअप किया, फिर जाके ये नोट्स लास्ट अपना समरी नोट्स बन पाया। तो ये सेम चीज तो क्लास में पॉसिबल नहीं है ना, वो क्लास के टाइम को लेके तुम सो ही जाओगे, हम बोलेगा क्या रुको अभी 15 मिनट हमको ये नोट्स बनाने दो। करेक्ट है, तो इसीलिए एक बेस्ट अप्रोच मेरे को क्या लगा, तुम बोलना ये कंफर्टेबल है कि नहीं तो कुछ और सोचेंगे। तो हम क्या किया, घर पे हम इसको बना दे रहे ताकि तुम्हारा टाइम बचे। यू हैव अदर सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर, तुम वो प्रिपेयर करो, मेरे लिए लॉ है, हम लॉ प्रिपेयर करें। ये यहाँ पे बनाए नोट्स तुम्हारे सामने, अपने इससे पढ़े। क्लास में हम तुमको एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चले, एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हुए चले। अगर अपने को समरी रिवाइज करते हुए चलना है, रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है, वो करते हुए चले। और तुम इसको घर पे जाके कॉपी कर लो जो भी अपना क्लास में डिस्कशन हुआ। इससे 2 स्टेप प्रोसेस हो रहा है। क्लास में तुम एक एक चीज पहले समझ गए, और घर पे समझने के बाद जब तुम लिखा तो ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो गया। अभी अगर तुम समझने से पहले लिखेगा तो कुछ नहीं, ब्लाइंडली खाली कॉपी कर रहा होगा, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं है ना क्या है। बट जैसे ही तुम क्लास में समझा, वही घर जाके 15 मिनट तुमको लगेगा एक क्लास का, 2 घंटे का क्लास का नोट्स को कॉपी करने में 15 से 20 मिनट लगेगा। तुम एवरीडे का उसको होमवर्क की तरह ट्रीट कर लो, समझे क्लास में, घर जाके उसी को नोट्स की तरह लिख लिया। ये बेस्ट केस अप्रोच हो सकता है, पढ़ भी लिया लिख भी लिया। तो ऑटोमेटिक जो तुमको लगता है ना कि यार सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, मेन राइटिंग प्रैक्टिस तो ऐसे ही होते जा रहा है, और उसके वजह से अपना क्लास में टाइम कम लग रहा है, तो हम लोग क्लास में क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे कुछ कुछ। जैसे जैसे अपने एक्ट्स आगे पढ़ते हुए चलेंगे, एग्जाम क्वेश्चन जो भी आया, एमटीपीस कुछ भी आया, सैंपल क्वेश्चंस अपने राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में कर सकते, जिससे कि तुम्हारा दोनों चीज हो रहा है। नोट्स तुम घर पे आराम से लिखते हुए चल रहे हो, और क्लास में हम लोग जो मेन चीज है ना, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इसकी वजह से सब कुछ कवर हो रहा है, वरना सीएमए का इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है ना कि सब कुछ कवर करना एक इन ह्यूमन टास्क, एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। बोले तुमको ये वाला अप्रोच कंफर्टेबल है, 100% है ना, ये नोट्स तुम लिख लेगा ना पूरा। देखो पीडीएफ तुम्हारे सामने, प्रिंट कराने को तुम प्रिंट करा सकते हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है, मेरे को पता भी नहीं चले।
प्रिंट तुम आराम से करा रहे हो, लेकिन इट इज अ लॉस फॉर यू ओनली। मेरा नोट्स इतने बढ़िया से इतना अच्छा राइटिंग में लिखा हुआ है कि तुम प्रिंट कराएगा तो तुमको बहुत बढ़िया पढ़ने में। इनफैक्ट हम तो पहले यही सोच रहा था, फर्स्ट थॉट मेरा यही था कि हम ये नोट्स को ही प्रिंट करके तुमको दे दे, बुक हटाई दे, बट फिर लगा नहीं, हो सकता है किसी को अगर बुक से पढ़ना हो, बुक से कुछ रेफर करना हो, तो एक बुक भी होना चाहिए। बुक रहेगा तुम्हारे साथ में, बुक हम तुमको नेक्स्ट क्लास में भी सारा कुछ दिखा देगा, तीनों अपना बुक कैसा है, लेकिन मेन तुम्हारा क्या रहेगा, ये नोट्स। और इस नोट्स का बेस्ट यूटिलिटी तभी है जब तुम इसको एवरीडे कॉपी करते हुए, ऐसा नहीं कि इसको तुम प्रिंट कर लो और प्रिंट में उसको मार्क करते हुए, फिर वो कोई फायदा नहीं है। सेंस बन रहा है, पक्का कंफर्ट है। और बाकी यहाँ पे तुमको एक मेन लिखा हुआ पीडीएफ अपलोड कर देगा एवरी डे, जो अपने कुछ यहाँ पे रनिंग नोट्स लिखेंगे, इसी के ऊपर में अलग कुछ रनिंग नोट्स लिखा, कुछ मार्किंग्स किया, तो मार्किंग्स के बाद भी अपलोड कर देगा, तो तुम्हारे सामने मार्किंग्स भी सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग अवेलेबल रहेगा तुमको वो क्यूआर कोड के ऊपर। परफेक्ट है, सही है। तो अपना सिलेबस कुछ इस तरीके से बटा हुआ रहेगा, 3 मॉड्यूल, लेकिन अपने सब कुछ रिटन नोट्स। और ये तो हम तुमको इंडस्ट्रियल लॉस का दिखाया जैसे ये वाला, अब तुमको एक कंपनी लॉ का भी एग्जांपल दिखा देता है। जैसे देखो सेक्शन 1 अपने चालू किए इस तरीके से, करेक्ट। सेक्शन 2 डेफिनेशन कुछ कुछ अपना इस तरीके से डिस्कशन करते हुए, ये लास्ट बैच का हम तुमको दिखा रहे हैं किस तरीके से अपने ये वाला जो केस लॉस का डिस्कशन कुछ करना है, वो डिस्कशन यहाँ पे ऐसे इस तरह से करते हुए चले। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा तुम जितना ही ले लो, सारा सब रिटन नोट्स में समा गया। एक एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे रिटन नोट्स की तरह से लिखते हुए चले हैं। चैप्टर 1 बेसिक डेफिनेशन गया, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, पहले समझा फिर नोट्स भी लिखा उसी का। तैयार है ना? सेंस बन रहा है? अब इससे क्या होता है, ये सब चीज से क्या होता है, जो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड लॉ लैंग्वेज है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि यहां पे हम लोग जैसे अब इसमें तुम देखो बेयर एक्ट क्या बोलता है, बेयर एक्ट बोलता है सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी को बनाना कैसे है, तो वो बोला कि कंपनी को एक जैसे भी तुम बना रहे हो एक लॉफुल पर्पस के लिए बनाना है, ठीक है। अब सिर्फ लॉफुल पर्पस तुमको याद रखने में इजी है कि कंपनी मस्ट बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस, ठीक है। अब यही अगर तुम बेयर एक्ट में पढ़ो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। अगर मेरे पास यहां बेयर एक्ट है तुमको दिखाए एक बार, चलो ठीक है, ये भी हम तुमको दिखा देगा। बट पॉइंट बीइंग कि इसको याद करना और मेमोराइज करना इजियर है एज कंपेयर टू बुक या बेयर एक्ट। कंफर्ट आ, और ये शायद तुमको भी फील होता ही होगा कि खुद का लिखा हुआ चीज बहुत तुरंत याद हो जाता है। और ये सब तुमको अभी लग रहा हो कि इतना मेहनत क्या करके फायदा है, बुक से ही पढ़ लेते ना, काम हो जाता, रीड कर लेते, वो अभी तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले तुमको आंसू दिला देगा कि जब तुमको दिख रहा होगा इतना मोटा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस हमको कवर करने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो सिलेबस को कंप्लीट करना। सेंस बन रहा है? तो इसलिए ये मेरे को लगा ये अप्रोच बेस्ट है तुम्हारे लिए और अपने एग्जाम के, चलेगा? परफेक्ट है ना? मतलब ये एग्जामिशन अप्रोच है, मतलब पास वाला क्लास के लिए, पास के लिए क्या, तुम घर पे बैठ के यूट्यूब से कोई ना कोई क्लास कर सकते हो, कुछ तो मैराथन यूट्यूब में है ही ना सबका, उससे तुम घर में बैठ के कर सकते हो, पास तो हो ही जाएगा। ये अपना एग्जामिशन अप्रोच है, 60, 70, 80 प्लस अगर टारगेट करना है तो ये वाला सही अप्रोच है। जस्टिफाइड है, कंफर्ट है पूरा का पूरा 100%, लाइफ इज इजी, बोलो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
तो ये अपना बेसिक तुमको समझ में आ गया ना, सिलेबस इस तरीके से बटा हुआ है, ये अपने 3 मॉड्यूल्स तुमको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके हिसाब से रिटन नोट्स अपना रहेगा और वो तुमको पूरा दे दिया जाएगा। तुम आराम से हर दिन अपने घर पे उसको बैठ के लिख सकते हैं, उतना ही जितना क्लास में डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन हुआ घर पे लिखा, डिस्कशन हुआ घर पे लिखा, और क्लास में अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर का राइटिंग प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। और जो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है वो हम तुमको अलग से कोई मटेरियल नहीं दे रहा है, जैसे जैसे अपने क्लास कवर करेंगे ना वैसे वैसे हम तुमको क्वेश्चंस टॉपिक पर ही लिखाता हुआ चला जाएगा। एवरी टॉपिक पे ही हर एक्ट का क्वेश्चन अपने नोट करते हुए चले जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, क्या पूछ सकता है, तो वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन बैंक कवर हो गया। वरना क्या होगा, लास्ट डे तुम पढ़ तो रहा है बट फिर तुमको क्वेश्चन बैंक एक अलग रेफर करना पड़े, देखे तो सही क्या क्या क्वेश्चन पूछ, सही है ना। तो एक ही चीज एक ही जगह पे सब कुछ रहेगा। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि तुम एग्जाम से पहले सिर्फ अपना नोटबुक खोलो। अगर तुम ये रिलेट कर पाया हो, एग्जाम से पहले मेरे को तुमको बुक नहीं खुलवाना है, वो डर लगता है बुक खोलने से, सिर्फ नोटबुक। और जब तुम नोटबुक को पलटाएगा और देखिएगा अच्छा इतना अलग अलग कलर से इतना सब लिखा है, इतना मोटा मोटा बुक अपने भर चुके, तो अच्छा लगता है ना, इतना पढ़े पूरे साल में, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहता है एग्जाम से एक दिन पहले, और जो चीज जरूरी है। सही है, परफेक्ट अप्रोच है, कहीं पे भी कुछ दिक्कत। चलो तो अब अपने चालू करते हैं कि जो तुम्हारा फर्स्ट बेसिक चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, अगर तुम यहां पे ध्यान दिया हो, ये इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का लॉ सिस्टम कैसा है। तो बस तुमको एक छोटा सा, कुछ है नहीं, फुद्दू सा चीज है, 5% का वेटेज है कहने को, ये तुम वेटेज यहां पे लिख लो। कमर्शियल लॉज का वेटेज है 30%। सिलेबस अपना 100 मार्क्स का है, सिलेबस अपना 100 मार्क्स का है। पेपर पैटर्न का डिस्कशन हम अभी नहीं कर रहा क्योंकि तुम समझेगा नहीं, अभी थोड़ा सा इनटू द सिलेबस जाते हैं फिर अपने पेपर पैटर्न का डिस्कशन करते हैं, तब तुमको एक बेटर क्लैरिटी भी। 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस जिसमें 30% कमर्शियल लॉज है, 30 मार्क्स कमर्शियल लॉज आएगा, 15% इंडस्ट्रियल लॉज है, 40% कॉर्पोरेट लॉज है और 15% बिजनेस एथिक्स। चलेगा, तो मोटा मोटा वो सबको ही वेटेज देते हुए चले। बट अब तुमको एक सीक्रेट बता देगा कि हाउ टू क्रैक द पेपर, जो अभी नहीं बताएगा वरना तुम लोग क्लास ही नहीं करोगे बाकी सारा, तो वही सब्जेक्ट का वही एक्ट का क्लास कर ले। इसीलिए मैं तुमको क्लास खत्म होने के बाद बताएं कि कौन सा एक्ट करने से तुम्हारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, बाकी सारा एक्ट छोड़ सकता है, अभी नहीं बताएगा, पता चला क्लास ही खाली हो गया, हाँ अकेले ही पढ़ा रहे। ठीक है, तो आ जाओ देखो आपने यहां पे चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंट्रोडक्शन टू लॉ लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो देखो यहां क्या बोला, सबसे पहले तो ये बताओ व्हाई डू वी नीड लॉ, लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको क्या लगता है लॉ क्यों आया, लॉ मतलब क्यों चाहिए था, एक सब्जेक्ट जो लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर लॉ, लॉ क्यों बनाया गया, क्या ये पर्पस को सॉल्व करता है, लॉ नहीं होता तो क्या होता, ये सब क्या है। टू सिंप्लीफाई लिविंग, बोलो ना यार, गलती तो बोलेगा, जो मन में आ रहा है वो बोलो, यू डोंट हैव टू बी राइट, यू जस्ट हैव टू पार्टिसिपेट। गलत होगा अपने सही करेंगे, वो बेस्ट अप्रोच होता है। डिसिप्लिन करना, कुछ नहीं आ रहा दिमाग, जो आप बोलेंगे वही मान लेंगे, क्या रॉन्ग है क्या राइट है उसको फॉलो करवाना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो यू डोंट लिव इन अ लॉ रेगुलेटेड सोसाइटी, यहां पे कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अब की बार सिनेरियो को इमेजिन करो, हम गाड़ी चला रहे हैं, मेरे पास कोई हमको लॉ फॉलो नहीं करना है, नो ट्रैफिक सिग्नल्स टू बी फॉलोड, नो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड, कुछ नहीं करना है,
गाड़ी चला रहे, GTA वाई सिटी की तरह गाड़ी चलाएंगे ना फिर, है या ना? एग्जाम में सामने आदमी आ रहा है, ओह कोई बात नहीं चलो। ब्रेक क्या होता है? सेंस बन रहा है ना? क्लियर हो रहा है? तो पॉइंट ये है कि अगर इसी को एकदम ब्यूटीफुली तुम एक एग्जांपल से ले, मान लो हम घर पे झगड़ा करके निकला और गाड़ी चला रहा है, अब मन में तो गुस्सा भर गया, मन में गुस्सा है तो वो कहाँ निकलेगा? स्टीयरिंग व्हील पे, एक्सेलरेटर पे, और मस्त एक्सेलरेटर फुल स्पीड पे गाड़ी चल रहा है। एक्सीडेंट होने का रिस्क हाई है या ना? हाई रिस्क है, एकदम हाई रिस्क है। और उसी में इफ देर इज नो लॉ, यानी देर इज नो पनिशमेंट, यानी देर इज नो पनिशमेंट, एंड इफ देर इज नो पनिशमेंट, मेरे मन में कोई डर होगा क्या? मेरे मन में कोई डर नहीं है, तो जो गुस्सा था, ऑलरेडी गुस्सा, और मन में डर भी नहीं हो, तो फिर 2-4 का तो पक्का ही है पलटना, है या ना? है ना? यही बेसिक फर्क है। लेकिन अब क्या है, भले हम गुस्सा है, कितना ही गुस्सा हो, और लेकिन गाड़ी चला रहा है, तो क्या मेरे मन में कोई डर है? डर है क्या? क्या डर है? क्योंकि यहां पे अपना मोटर व्हीकल्स एक्ट है और इंडियन पीनल कोड है। मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या बोलता है? अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो तुमको लाइसेंस होना चाहिए, पहले तो 18 साल के ऊपर का उम्र होना चाहिए तुम्हारा। 18 ईयर्स से बिलो को समझ क्या है यार, वो कैसे गाड़ी चलाएगा? तो 18 प्लस होना चाहिए तुम्हारा बेसिक एज, ठीक है? तब लाइसेंस होगा, तब तुम गाड़ी चला सकते हो। स्पीड लिमिट्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा। गाड़ी का टॉप स्पीड भले ही 250 हो, लेकिन तुम 250 पे गाड़ी नहीं चला, तो स्पीड लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। नहीं किया तो क्या? नहीं किया तो चालान कटेगा, फाइन भरो, और क्या? नो एंट्री है, नो एंट्री को फॉलो करो, मतलब यहां पे तुम नहीं एंटर कर सकते ना। अभी तुम एंटर कर रहे हो तो क्या होगा? लॉ वायलेट कर रहे हो। लॉ वायलेट कर रहा है तो उसका पेनल्टी भर दो, बस। सेंस बन रहा है? और बड़ा चीज, ये तो बेसिक सिविल मतलब बेसिक ऑफेंसेस हो गया। अब जब तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना, देखो जब गाड़ी नहीं था, लोग पैदल चलते थे, पैदल चलते तो रिस्क कम था। तुम आदमी आदमी भिड़ भी जाए, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा 2-4 दांत टूटेगा, सर्वर फूटेगा, हो गया नॉर्मल, वापस चलेंगे आराम से। लेकिन अगर गाड़ी और आदमी भिड़ जाए तो रेसिपी फॉर डिजास्टर, है या ना? तुम देखता होगा आए दिन न्यूज में, गाड़ी का हालत देख के समझ पाता है इसके अंदर बैठने वाले ड्राइवर का क्या हालत हुआ हो, अगर 2 गाड़ी भिड़ जाए तो भी। और सोचो अगर एक गाड़ी और एक आदमी भिड़ जाए तो। सेंस बन रहा है ना उनको? तो यहां पे जो ड्राइवर है उसके ऊपर में कुछ सजा होना चाहिए क्या, कि वो किसी के साथ, किसी के जान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? तो जो जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा था उसको कोई सजा होना चाहिए। हाँ, और वहां पे मोटर व्हीकल्स एक्ट बोला कि अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट में इंगेज होते हो, दैट मीन्स यू आर गिल्टी। गिल्टी हो तो यू हैव टू बेयर, यू आर पनिशेबल विद एन ऑफेंस, यू आर पनिशेबल अंडर लॉ। वो पनिशमेंट कहां लिखा? इंडियन पीनल कोड में बोला कि तुमको जेल हो सकता है, तुमको फाइन लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्सीडेंट। अब सामने वाले को चोट लगा है, या गहरा चोट लगा है, क्रिटिकली इंजर्ड, या जान चले जाए, इफ इट लीड्स टू डेथ, उस हिसाब से तुम्हारा पेनल्टी और सजा फ्री करेगा। सेंस बना क्या? लॉ नहीं होता, मन चाहा तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। लॉ है तो डिसिप्लिन्ड वे में गाड़ी चला रहे हैं। तो लॉ रिक्वायर्ड है जानवर और इंसान के बीच का फर्क बताने के लिए। अब तुम एक जंगल में जाओ, वहां कोई लॉ है क्या? वहां पे शेर आराम से घूम रहे हैं, सब आराम से घूम रहे हैं, देयर इज नो लॉ, जिसको जो करना है वो वैसे करे, करेक्ट? लेकिन इंसानों के ऊपर में लॉ लगाया गया बिकॉज ह्यूमंस हैव ब्रेन टू थिंक एंड डिसाइड, करेक्ट? थिंक एंड डिसाइड का अपने पास पावर है, और उसमें कुछ लोग हैं, ठीक है, जो सही काम कर रहे होंगे, बट कुछ लोग हैं जो गलत काम भी कर सकते हैं। अब वो गलत काम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुमको लगता है लॉ। तो इसीलिए तुम देखो लॉ वहां है जहां पे पनिशमेंट है। और एक बेसिक सा एग्जांपल ले, ऐसा नहीं कि लॉ अलग चीज, तुम डेली लाइफ में भी लॉ को देखते हो, छोटे लेवल पर देखते हो।
स्कूल गया ही होगा, कॉलेज गया ही होगा। एक टाइम होता था क्या स्कूल पहुंचने का, कि जब मन हुआ मुंह उठा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, ये बात तो सही है, लेकिन नॉर्मली अगर बोला जाए तो एक टाइम है ना, एक फिक्स टाइम है जब अपने को स्कूल पहुंचना है, स्कूल चालू होगा, एक फिक्स टाइम है जब वो स्कूल खत्म होगा, उसके बाद ठीक है जो करना है करो, करेक्ट। बट वो स्कूल पहुंचने के टाइम, लेट से सुबह 8 बजे तुमको स्कूल पहुंचना था, तुम स्कूल पहुंचे मुंह उठा के 9 बजे, क्या होगा, एंट्री दे देंगे वो तुमको? बोलेंगे अब जब इतना ही लेट आए हो तो कल आना, बोलेंगे यूर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट डे। कभी सुना है टीचर से डायलॉग, यूर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास? तो लेट पहुंचने पे क्या हुआ, अब लेट पहुंचना एक गलत काम था ना, क्यों? अरे भाई जो टीचर पढ़ा रहा है उसका एक फिक्स स्लॉट है, अब तुमको अगर एक को लेट आने दे दिया, यानी कल से हर लोग लेट आएंगे, अगर हर लोग लेट आएंगे तो टीचर क्या खाली बोर्ड को पढ़ाए? सेंस बन रहा है ना? सिलेबस खत्म नहीं हुआ, फिर तुम लोग बोलेगा टीचर को, हम लोग ही बोलते हैं टीचर को, अरे सिलेबस बाकी रह गया आपका, परफेक्ट है ना? इसीलिए वहां पे एक रूल बनता है अपना स्कूल में, क्या, लेट आया, अगर टाइम से लेट आया तो फिर तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगा तो बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, भूल जाएंगे घूमने। कहीं मॉर्निंग शो का टिकट देगा, मैं अभी थोड़ा शोर चल रहा है 2-3 दिन, तो ठीक हो, कहीं मॉर्निंग शो का कहीं तो टिकट मिल ही जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन वहां पे फर्क पड़ जाएगा, अटेंडेंस, मिनिमम अटेंडेंस चाहिए तुमको मार्क्स देने के लिए, एग्जाम में स्कूल में बैठने के लिए। तो यानी हर चीज लिंक हो गया ना। अब तुमको मन में डर आएगा ना, यार अगर लेट पहुंचे एंट्री नहीं मिलेगा, अगर एंट्री नहीं मिला तो अटेंडेंस कटा, अटेंडेंस कटा तो बेर मिनिमम 75 अटेंडेंस जो चाहिए वो गया, वो नहीं गया तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते, एग्जाम में नहीं बैठ सकते तो अगला नेक्स्ट ईयर प्रमोट नहीं हो सकते, प्रमोट नहीं हो सकते तो यहीं रह जाएंगे। बैक टू बैक लिंक होते गया ना सब कुछ, आया ना, ना? तो वहां पे हम लोग बोलते थे उसको रूल था ना 8 बजे पहुंचना, नहीं पहुंचा तो एक पनिशमेंट था। वो सेम चीज जब तुम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में लगा दो, एक सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर दो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ। लॉ इज नथिंग बट अ रूल विच इफ ब्रोकन लीड्स टू पनिशमेंट। सिर्फ इतना ही बात है ना? फॉर एग्जाम्पल तुम टैक्स चल रहा है तुम्हारा, टैक्स क्या है, टैक्सेशन लॉज बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? तुमको गवर्नमेंट मन चाह बोलेगा अच्छा आपका जितना मर्जी करे टैक्स पे कर देना, 1 करोड़ रुपया कमाने वाला आदमी भी 20 रुपया भीख के नाम पे दे देगा टैक्स, ये लो, आया ना? अगर मन चाह बोल दे जितना मन उतना ही टैक्स दे दो, चंदा के जैसे, कितना टैक्स देगा तुम बोलो ना? 21 रुपया शगुन का, ज्यादा हुआ अंबानी हुआ 101 रुपया शगुन का, आया ना? करेक्ट है ना? तो वहां पे मनचाहा काम नहीं करा सकते थे, तो क्या बोला, लॉ बनाया। अगर आप रह रहे हैं सोसाइटी में, दैट मीन यू आर यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेस, रोड यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है, सब कुछ यूज कर रहा है, तो उस वजह से कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, जिस वजह से सोसाइटी को हम चला सकें और अपग्रेड करवा सके चीजों को, तो तुम पे टैक्स लगाए। हाँ, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है, अलग बात है, टैक्स लगाए फिर, करेक्ट। और टैक्स किस रेट पे लगाया, 30%। अब तुम बोले क्यों दे 30% टैक्स? कि वो लॉ है, कि वो लॉ है, लॉ नहीं होता तो कोई भी देता, पागल आदमी, कोई आदमी इतना पागल होता कि लॉ नहीं होते हुए भी 30% टैक्स दे, प्लस सरचार्ज अलग, ECSHEC अलग, सब अलग अलग हो जाए। बोलो क्लियर आ रहा है? और अगर अब तुम टैक्स ना दो तो पनिशमेंट है, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, पनिशमेंट वो नहीं है, वो तो तुमको वैसे भी काम करना था। पनिशमेंट क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, उसके ऊपर फाइन लगा, अगर तुम बहुत एक लंबा समय तक टैक्स ना दो, टैक्स का चोरी करो, तो रेड पढ़ के लोगों को जेल भी हो सकता है। तुम रेड मूवी देखा होगा, रेड मूवी देखा अजय देवगन वाला, उसमें लास्ट में वो जेल पहुंचा ना, वो इस लेवल का टैक्स का चोरी कर चुका था कि वहां पे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया था, मतलब वहां पे वो क्रिमिनल बन चुका था, और क्रिमिनल के लिए इंप्रिजनमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर तुम थोड़ा बहुत गलती से टैक्स चोरी कर लो, जैसे कि सपोज करो इनकम कैलकुलेट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से हमको टैक्स पे करना चाहिए था लेट से 20 लाख रुपया,
तो अगर अपने टैक्स पे कर दिया 19 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं 1 लाख रुपए के लिए वो आएंगे हथकड़ी डाल के तुमको जेल में भर्ती कर देंगे। वो नोटिस तुमको भेज देगा, देखो ऐसा है 20 लाख टैक्स बनता था, तुम 19 लाख दिए हो, तुम 1 लाख पे कर दो, ठीक है, हो गया डन। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट फाइन लगेगा, वो करके तुम्हारा सेटल हो गया। पनिशमेंट था लेकिन छोटे लेवल का, करेक्ट आ रहा है ना। अब वही अगर तुम घर में हर दीवार के पीछे टैक्स चोरी करने के लिए सोना और सब कुछ भर दो और उसके ऊपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दो, यानी वो तो तुम वॉलंटरीली बहुत बड़ा चोरी पे चोरी किए जा रहे हो ना। फिर अगर रेड हुआ तब तो इम्प्रिजनमेंट पक्का। तो चोरी के लेवल पे लॉ का पनिशमेंट वेरी करता है, डन है ना। अब दो लोग के बीच में झगड़ा हो जाए, रोड पे मारा पीटी हो जाए, ठीक है, हाथापाई जिसको बोलते हैं ना, तो उस समय ऐसा नहीं ना पुलिस आके उनको एकदम उम्र कैद का ही सजा सुना देगा। क्या करेगा वो, एक बार लॉकअप में भरेगा, अगले दिन तुमको छोड़ देगा, करेक्ट, इतना ही होगा। थोड़ा ज्ञान दे देगा कि यार ये सब क्या कर रहे हैं रोड में, इंसान की तरह रहो ना, ये क्या हरकत, करेक्ट। लेकिन वही अगर तुम AK-47 निकाल के सबको मारने लगे, तब वो तुमको ऐसा थोड़ी ज्ञान देने जाएगा क्या? क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? बोलेगा आगे से मत करना, ये सब तरीका क्या हुआ? क्या करेगा तब? अगर जेल तक पहुंच पाया बात, अगर जेल तक तुम पकड़े गए, जेल तक बात पहुंच पाया, तब तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कसाब का तुम देखा ही होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। क्या और बड़ा पनिशमेंट, हैंग टिल डेथ, वो भी एक पनिशमेंट होता है क्या? नहीं तो कई बार तो एनकाउंटर ही हो जाता है, क्रॉस फायरिंग में खत्म हो जाता है। सेंस बना क्या? तो जैसा गलती उतना ही बड़ा पनिशमेंट, दैट इज डन है। एक बेसिक क्लैरिटी लगा। अब जब तुमको रीजन पता होता है ना, तो हर लॉ क्या होता है तुमको पता है? लॉ इज अ लीगल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी अगर कोई लॉ है तो कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता होगा। जैसे प्रॉब्लम क्या था गाड़ी के आने की वजह से? प्रॉब्लम था रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रैफिक लाइट वायलेट कर रहा है, कोई कुछ रूल्स ही नहीं है, तो अपने लाइव मोटर व्हीकल्स जिसमें रूल्स बनाया गया, तुमको ट्रैफिक लाइट फॉलो करना है, रेड माने रुकना है, ग्रीन माने चलना है। अभी रेड पे रुकने के लिए कौन बोलता है? रेड माने स्टॉप। कैसे मालूम? ये तो मोटर व्हीकल्स एक्ट बोलता है ना कि रेड माने स्टॉप। तो ठीक है, सबको मालूम है रेड माने स्टॉप। सेंस बन रहा है। एक प्रॉब्लम था रोड एक्सीडेंट्स, इसमें लॉ एक सोल्यूशन की तरह आया और बोला कि इस प्रॉब्लम को कैसे थोड़ा सा सॉल्व किया। का ये मतलब नहीं है कि रोड एक्सीडेंट्स खत्म हो जाएगा, नहीं। लॉ कोई भी चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता। लॉ इज नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। वो ऐसा नहीं है कि गेट पे तुम ताला ही मार दी, तुम गेट खोल के जा ही नहीं सकते। बस क्या है, अगर तुम गेट खोल के गए तो फिर पनिशमेंट। तो तुमको डर से रोकने का ट्राई कर। क्या रोड एक्सीडेंट तुम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अगर किया तो क्या लॉ की वजह से रोड एक्सीडेंट ब्लॉक हो जाएगा? क्या आदमी गाड़ी में भिड़ने जा रहा है, बीच में आ गया लॉ? ये तो नहीं होगा ना कि आदमी बच गया। हाँ, एक्सीडेंट के बाद पनिशमेंट बहुत बड़ा है, तो इसीलिए वो ड्राइवर के मन में डर बिठाता है कि अगर कुछ हो गया तो फंसेंगे अपने ही। बना ना? परफेक्ट। दिस इज लॉ, अ लीगल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इंसान को इंसान की तरह रहना सिखाता। परफेक्ट है। यहां तक बेसिक। जो हम तुमको एक रोड एक्सीडेंट्स वाला एग्जांपल या मोटर व्हीकल एक्ट, ऐसे ही तुम हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जीएसटी आया था अपना 2017 में, 1 जुलाई 2017। क्यों आया? ऐसे मन किया कि अरे बोला गवर्नमेंट इतना पुराना लॉ है, छोड़ना, क्या करते एक नया लॉ बनाते। कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा ना। क्या प्रॉब्लम था? अपना इनडायरेक्ट टैक्स लॉज पहले में हंड्रेड्स ऑफ लॉज थे। मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता, सेल पे वैट लग जाता, अलग अलग लॉ अलग अलग जगह पे लग रहा है। फिर बिजनेस वाले लोग को प्रॉब्लम हो रहा था ना कि हम बिजनेस करें कि लॉ का कंप्लायंस करें। हर दिन कोई नया एक्ट लग जाता,
और स्टेट वाइज एक्ट वेरी करने लग जाता। हर जगह का, वेस्ट बंगाल का सेल्स टैक्स अलग, मुंबई का सेल्स टैक्स अलग, पटना में सेल्स टैक्स अलग, हर दिल्ली में सेल्स टैक्स अलग, बन रहा है हर तरफ अलग अलग टैक्स। अब के बिजनेस वाला आदमी क्या करे? अब तुम सोचो कि हमको अगर कहीं पे कोई सेमिनार कंडक्ट करना है दिल्ली जाके, उससे पहले तो हमको ये स्ट्रेस हो जाएगा कि यार दिल्ली का टैक्स लॉ क्या बोलता है, वो देख लें पहले, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया फिर पेनल्टी आ जाएगा। सेंस बन रहा है ना? तो वो जो था वो कॉम्प्लिकेटेड चीज था, प्रॉब्लम। तो उसका सोल्यूशन क्या आया? जीएसटी, जिसका आधार क्या है? वन नेशन वन टैक्स। पूरे इंडिया में तुम एक ही टैक्स फॉलो करो ना, अलग अलग टैक्स फॉलो क्यों करना है? तो अभी आया जीएसटी, करेक्ट। अब उसमें भी यही था कि फिर अब जीएसटी में, यहां इंडिया में दो गवर्नमेंट है, सेंट्रल भी है स्टेट भी है, तो उसके उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो जीएसटी में दो पार्ट आया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब पढ़ा जाता है नॉर्मली जीएसटी में। इस तरीके से सोल्यूशन आया। तो थोड़ा आइडिया लग रहा है तुमको? पक्का? अब उसमें भी गुड्स पे अलग टैक्स था, वैट और एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज पे अलग टैक्स था, सर्विस टैक्स। अभी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम सोचो ना, हम लोग के लिए, हम लोग जो वैसे तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या बुक सेल नहीं होता है? बुक भी सेल होता है, यानी सर्विस टैक्स भी आदमी फॉलो करे और वैट भी फॉलो करें। और वही अगर प्रिंटिंग प्रेस चालू कर दें तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बुक बनना, तो उधर एक्साइज भी लग जाता। सेंस बना? यानी हमको तीन तीन लॉ जानना पड़ेगा। तो वही चीज अभी क्या हो गया जीएसटी में, एक लॉ जानो, जीएसटी, जो काम करना है करो। सब चीज पे क्या लगेगा? अब कुछ गुड्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता, बट वो बहुत कम गुड्स हैं। मेजरली फिर क्या लगेगा? सब चीज पे जीएसटी लगेगा। लाइफ इजी थी। तुमको एक ही लॉ जानना है और बस जो करना है करो, खाली रेट ऑफ टैक्स बदलेगा। सर्विस है तो 18%, गुड्स है तो मे बी 12, मे बी 18, जो भी है वो अलग अलग तरीके का अलग अलग रेट्स है। रेंज बना? और रेट ऐसे भी तुमको याद नहीं रखना है, जो काम कर रहे हो तुम, वो तुमको HSN कोड डालना है, वो तुमको रेट वही लोग बता देंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट ही तुमको रेट बता देगा। रेंज बना ना? थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो रहा है? दिस इज लॉ। परफेक्ट, एफिशिएंसी यहां तक सही है। अब तुमको बताता है कि इंडिया में लॉ आया कैसे। इंडियन स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम इन इंडिया क्या है अपना। लीगल सिस्टम इन इंडिया, ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ लॉज बहुत सारे होते हैं। जैसे तीन तो अपने सिलेबस में ही अगर तुम देखाओ, क्या क्या टाइप्स ऑफ लॉज। क्या है कि कमर्शियल लॉ हो गया। कमर्शियल लॉ मतलब डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स डे टू डे कॉमर्स से रिलेटेड है। तुम देखो कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, डे टू डे कॉमर्स। गुड्स बेचना है, सोगा लग जाएगा। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, कोई सेल अग्रीमेंट में गया, या कोई मान लो रेंटल अग्रीमेंट में गया, तो कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लग जाएगा। किसी के साथ भी तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल लॉज। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड बात हो गया। फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई होता है सोशल इंश्योरेंस, वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस लो जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, और उनको वेजेस कितना देना है। तुम समझ रहे? नेचर ऑफ लॉ सिमिलर चल रहा है, करेक्ट। थर्ड है अपना कॉर्पोरेट लॉस, वो कॉर्पोरेशंस के लिए है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। और लास्ट बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस। इसी तरीके से और क्या क्या आता है? टैक्सेशन लॉज। टैक्सेशन लॉज क्या क्या है टैक्सेशन लॉ में अपने पास? इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो इनकम टैक्स का इनकम टैक्स लॉ हो गया। दूसरा, उसके अंदर भी 5 एड्स आ जाता है, जो तुम सैलरी, अदर इनकम, बिजनेस, कैपिटल गेन्स और हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम टैक्स एक एक्ट हो गया। दूसरा एक्ट जीएसटी। जीएसटी अपना 2017 में जो आया, उसमें भी अलग अलग एक्ट्स हैं, बट जीएसटी ब्रॉडली अगर बात करें। फिर और कस्टम्स है, एक्साइज है, जो कुछ कुछ अभी भी एग्जिस्ट करता है। सेंस बना? क्लियर है? वो टैक्सेशन लॉज हो गए। और बता सकता है टाइप ऑफ लॉज अगर तुम कभी सुनाओ? रिलीजन लॉज सुना है? रिलीजन लॉज, हर कास्ट का अपना एक लॉ होता है। हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है,
पारसी लॉ है, हर एक्ट का, सिख लॉ है, हर रिलीजन का, हर कास्ट का अपना एक लॉ बना हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। सेंस बन रहा है? क्लियर है? और भी कुछ होता है, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉ क्या हो गया? सिविल लॉ एकदम सिविलाइज्ड मैनर में रहने का तरीका तुमको बता रहा है। अगर तुम कहते हो मोटर व्हीकल्स एक्ट, ऑफेंस किया, फाइन भर दो, चालान, चालान जो है वो सिविल लॉ का पार्ट होता है, सिविल पनिशमेंट है वो, फाइन्स ले रहा है तुमसे। तुम कोई क्राइम नहीं किए हो, तुम गलती किए हो, तुमको फाइन लगा रहा है। ठीक है? क्या आइंदा से तुम गलती ना करो। अगर तुम क्राइम कर दो तो वो तुमको सिर्फ फाइन नहीं लगाएगा, वो तुमको इम्प्रिजनमेंट करेगा, जेल भेजेगा। इंडियन पीनल कोड, अगर तुम किसी का जान ले लो, मर्डर, इंडियन पीनल कोड का ऑफेंस है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, वहां पे तुमको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है, मतलब आजीवन कारावास। अगर तुम सुना होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सजाए मौत, हैंग टिल डेथ, ये सब सुना है? ये सब रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, क्रिमिनल लॉ वाले चीज। इंजरी किसको? हाँ, अगर तुम मारपीट कर रहे हो तो भी इंडियन पीनल कोड में आ जाएगा कि तुम सोसाइटी का संतुलन को भंग कर रहे हो। सिविलाइज्ड सोसाइटी है, इंसान की तरह रहो। डिपेंड करेगा, तुम अगर बेसिक हाथापाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम AK-47 चलाना चालू कर दिया तो एक्ट ऑफ टेररिज्म हो गया, वो आ जाएगा इंडियन पीनल, है ना? पक्का 100%। तो इस तरह से अपना लॉ का बेसिक डिविजन्स चलता है। एवरीथिंग इज गाइडेड बाय लॉ, एवरीथिंग। अब तुमको हम इतना तक बताता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता है। बजट आता है इंडिया में, बजट भी तो एक लॉ है। किस नाम से आता है? फाइनेंस एक्ट ऑफ एवरी ईयर, वो भी तो एक लॉ है, बन रहा है ना? और लॉ से अगर तुमको बेसिक आइडिया लगने लग गया ना लॉ का, तुमको हर चीज मालूम पड़ने लग जाएगा अपने आप। जैसे अभी एक मेजर लॉ अमेंडमेंट का बात चल रहा है, अगर तुम न्यूज पढ़ता हो, पढ़ा है? वन नेशन वन इलेक्शन, वो भी तो एक लॉ आएगा ना। ऐसा थोड़ी मन बना, मन चाहा, बीजेपी गवर्नमेंट को लगा वन नेशन वन इलेक्शन बनाए, बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है। लॉ की तरह आना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। सेंस बन रहा है? हम तुमको बताता है, अभी तुमको पूरा क्लैरिटी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। यहाँ इंडिया का लीगल सिस्टम अपना क्या है। अब तुम सोचो, जब आज से पहले, बहुत पहले 1947 के पहले चले जाओ, इंडिया में ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज यानी उसके तौर तरीके थे, वो अपने हिसाब से फॉलो करते थे। फिर ब्रिटिश चले गए, ठीक है? उसके बाद अपना आया इंडियन गवर्नमेंट, फॉर्म हुआ, इन प्लेस आया। इंडियन गवर्नमेंट में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? कौन था? कौन थे इनफैक्ट, सॉरी, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बोला अब आप ज्यादा कर रहे हैं, अब आप ज्यादा कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो ठीक है, ये तो अपने को फिर भी पता होता है। क्या तुमको मालूम है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था? बोला प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में इतना सोचना पड़ा, तो लॉ मिनिस्टर कौन था? आज वाला लॉ मिनिस्टर नहीं मालूम, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कैसे मालूम होगा? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अंबेडकर। अभी समझ में आया? सुना तो लग रहा है। हाँ, वो थे अपने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डॉक्टर R अंबेडकर। अभी डॉक्टर BR अंबेडकर बहुत स्मार्ट आदमी थे, बहुत स्मार्ट आदमी। उनको ये चीज पता चल चुका था 1947 में ही, इतना दिमाग चला था किसी का कि अगर अपने, अब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ है, अब एक नया सोसाइटी बना है, एक मेजर रेवोल्यूशन चेंज आया है, नया सोसाइटी बन रहा है ना। अभी तक तो ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज मतलब क्या? जैसा ब्रिटिश बोला वैसा करना है, कोई लॉ नहीं था ना।
ब्रिटिश राज में स्लेवरी चलता था, स्लेव्स की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता था। तुमसे दिन भर काम कराएंगे और रिवॉर्ड के नाम पे क्या देंगे तुमको? 2 वक्त का खाना, और उस खाने में मिट्टी मिला होगा। दिस इज द रिवॉर्ड यू गेट फॉर हार्ड वर्क। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में चलता था, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर लॉ बनाना जरूरी था ना कि लोग ऐसा फॉलो ना करें, करेक्ट? तभी आया फैक्ट्रीज एक्ट, अलग अलग लॉज आने लगे 1947 के बाद। कुछ लॉज तो अभी भी पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एनआई एक्ट 1881, तो पुराने लॉज है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसा बनाया तो हम भी वैसा ही फॉलो करे जा रहे। तो 1947 में जब वो आया, जब अपना इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब वो इंडिया को एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट देके चले गए। क्या बोल सकता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। वो इंडिया को ये गिफ्ट दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पर्पस क्या होता है? तुम सोचो, लॉ कौन बनाएगा? जैसे जीएसटी लॉ या कोई भी लॉ कौन बनाएगा, कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या अगर स्टेट लॉज का बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, मोदी जी या दीदी में से कोई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट दीदी, कोई तो यही लोग में से लॉ बनाएंगे। अब तुम सोचो, अगर इन लोग के हाथ में तुम लीगल सिस्टम को थमा दो, तुमको भी पता है क्या हालत होगी फिर। 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद तो गवर्नमेंट चेंज होगा। जब नया गवर्नमेंट आएगा वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा, फिर नया गवर्नमेंट आए वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगा। तो ऐसे तो लोग क्या करेंगे? वो पेंडुलम की तरह घूमते ही रह जाएंगे, कभी ये लॉ फॉलो करें, कभी ये लॉ फॉलो करें। सेंस बन रहा है ना? और ये चीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी समझ में आ गया था 1947 to 50 के बीच में। यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनको लगा, लॉ मिनिस्टर है ना, लॉ बनाना उनका काम, करेक्ट? तो उनको उस समय लगा अभी तो अपने लॉ बना देंगे। और लॉ बनाते बनाते उनको रियलाइज होने लगा कि अगर ये पावर किसी मैडमैन के हाथ में चल जाए, मैडमैन समझता है कोई पागल आदमी या कोई तानाशाही टाइप के किसी एक के हाथ में चले जाए, फिर वो तो कुछ भी लॉ बना सकता है। वो तो ये भी बोल सकता है AK-47 लेके घूमना लीगल है, तालिबान, अफगानिस्तान, ये सब जगह में तो ये भी बोल सकता है AK-47 हाथ में लेके चलना लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको एम्यूनेशन सप्लाई करेगा, बोल सकता है। तब क्या होगा फिर? तो उनको ये बात समझ, तब वो क्या किया तुमको पता है? तब आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब आया बोल सकता है? 26 जैन 1930। इसको तुम किस नाम से जानते हो? अरे 26 जनवरी क्या होता है? रिपब्लिक डे। चलो अच्छा है, सही है ना? तो रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे वाले दिन इंडिया को हमने बोला रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अपना एक लॉ स्ट्रक्चर आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर इंसान से परे है, हर इंसान से ऊपर है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग आते जाए, मिनिस्टर्स चेंज होते जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रह जाएगा। वो इंसान से ऊपर उठ के है, वो तो नहीं चेंज हो सकता ना जब तक कोई उसको चेंज ना करे। तो हर एक इंसान जो लॉ बनाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से के तहत में लॉ बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लॉ मिनिस्टर आज के दिन आके AK-47 लेके चलना लीगल है ये बोल सकता है क्या? रोड एक्सीडेंट्स करना लीगल है ये बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकता? क्यों? ये तो गलत है, ये कैसे बोल सकता है? गलत है ये तो अपना मन बोलता है। लेकिन जो लॉ मिनिस्टर उसका मन बोलता है नहीं सही है, देश का आबादी कम होगा। अभी लड़ो इसको, क्या सही क्या गलत, बोलो बोलो। ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। AK-47 हाथ में लेके चलना या रोड एक्सीडेंट्स करना, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमको कुछ राइट्स और कुछ
ड्यूटीज देता है। राइट्स क्या है तुम्हारा? राइट टू वॉक, रोड पे चलो फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुमको आके बोल सकता है रोड बाप का नहीं चल सकता। पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम राइट है तुम्हारा वहां पे चलने का, हाँ या ना? करेक्ट है ना? दूसरा, राइट टू लिव, रहने का राइट है तुमसे कोई ये राइट छीन नहीं सकता। करेक्ट। राइट टू स्पीच, कुछ भी बोलना है तुम बोल सकते हो बिना डरे, गवर्नमेंट को गाली देना है दे सकते हो, हाँ डिफेमेशन का केस होगा अलग बात है। करेक्ट है। कुछ भी बोलना है, फ्रीडम है, तभी मीडिया एग्जिस्ट करता है, वो लोग आके कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको कोई रातों रात गायब नहीं कर सकता। सेंस बन रहा है ना? न्यूज में आ जाएगा, न्यूज में आ गया तो तख्ता पलट हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूट, कुछ राइट तुमको दिया गया है, राइट टू लिव। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई AK-47 लेके चल रहा तो तुम्हारा ये राइट तो गया, ये राइट तो चला गया। फिर इसीलिए हम ये लॉ बना सकते हैं, हम ये लॉ नहीं बना सकते कि AK-47 लेके चलना लीगल है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तुमको कुछ राइट्स दिया है, वो लॉ ये राइट को छीनने का ट्राई कर रहा है, तो ये लॉ वैलिड नहीं। समझ में आया? अगर गवर्नमेंट ने ये लॉ बना तो वैलिड नहीं, ये कौन बताएगा? गवर्नमेंट बना के चले जाए, वहां पे आता है सुप्रीम कोर्ट। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना भी दे तो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, बोले ये पागल है कि ये क्या बना रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और बोले अगर लोग को भी गलत नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू केस ले सकता है। सुओ मोटू बोले तो सुप्रीम कोर्ट को लगा गलत है तो वो केस टेकअप करेगा। बोले गवर्नमेंट ये लॉ बनाया जिसमें AK-47 लेके चलना लीगल है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा, वहां पे बोलेगा राइट टू लिव है, तो वो बोलेगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको ये लॉ वापस लेना। और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से अलग है। सेंस बना? तुम देख रहे कैसे एक अपने आप से एक सिस्टम बना दिया गया जो इंसान के बेसिस पे नहीं है। अब कोई भी लॉ मिनिस्टर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन वो अपना मन चाहा काम नहीं कर सकता। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी टू सर्वाइव। अब नॉर्थ कोरिया में तुम सुनता ही होगा, वहां पे जो बोल दिया, क्या नाम है उसका, किम जोंग उन, जो बोल दिया वो बोल दिया, चलते फिरते किसी को गोली मार दिया कोई बात नहीं, कोई उसको गुड मॉर्निंग जोर से बोल दिया, गोली मार दिया, ओके। वो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटर इकोनॉमी है, वो जो बोला वो बोला। तुम देखा होगा राजा महाराजा वाला टाइम, कोई लॉ होता था क्या? जो राजा बोला वो लॉ है। क्यों? तुम देखा होगा ना मूवीज में, और कितना राजा को दिखाया क्या अनएथिकल आदमी है, कुछ भी करा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पावर में रहना है, और पावर में रहने के लिए वो गलत काम कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कोई कोर्ट है क्या जो उसको रोक सकता है? कोई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या जो उसको रोक सकता है? नहीं। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको रोकने के लिए कोर्ट है। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है? कभी इस तरीके से सोचा था लॉ के बारे में? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कौन बनाया? ये सब तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, हाँ कुछ भी टाइम पास नहीं चल रहा इधर, सब तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। कौन बनाया ये? डॉक्टर BR अंबेडकर। ये थे इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ब्यूटीफुल विजनरी थॉट था इनका, और ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के चला गया जो बिना किसी इंसान गवर्न कर सकता है अपने आप। मतलब यहां पे इंसान के दिमाग का दरकार नहीं है, अब ऑलरेडी सारा मेजर काम कर चुके हैं, बस इंसान को फॉलो करना है। करेक्ट है का? तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने इंडिया को डिवाइड किया 3 स्ट्रक्चर में। डॉक्टर BR अंबेडकर नहीं बोले, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को डिवाइड किया 3 स्ट्रक्चर में। क्या तुम लोगों को ठंड वंड लग रहा है? हाँ तो
कोई भी एक बंद हो जाए। तो हाँ, अरे तो इंडिया को डिवाइड किए 3 पार्ट्स में, क्या क्या सुना होगा तुम? एग्जीक्यूटिव सुना है क्या? 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कौन कौन क्या हुआ बता सकता है? जुडिशरी बोले तो कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, तो एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट, बोले तो रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी और रूलिंग पार्टीज, अगर मल्टीपल लोग मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, वो जो भी है वो रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव बोले तो हाँ, लेजिस्लेटिव हुआ पूरा का पूरा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। सेंटर में बोले तो पार्लियामेंट, स्टेट में बोले तो स्टेट लेजिस्लेचर। सेंस बना? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लॉ बनाने का, लॉ मेकिंग। ठीक है, अब जब लॉ बना रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ध्यान में रखते हुए लॉ बनाना पड़ेगा। वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। वो एक नया इंडियन पिनल कोड लेके आया और बोला कि अभी इस इंडियन पिनल कोड में हम लोग AK-47 को लेके चलना लीगल रख देंगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अगर ऐसा कोई लॉ बनाया तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट, लेट्स से रूलिंग पार्टी ये काम करते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट में और भी लोग हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी है क्या? नहीं, और भी लोग हैं, वो लोग इसको अप्रूवल नहीं देंगे। और लेट्स से रूलिंग पार्टी ने उनको कन्विंस कर भी लिया अगर अप्रूवल देने के लिए, तो ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये चले जाएगा कोर्ट में। कोर्ट तो रूलिंग पार्टी से अलग अलग है, तो कोर्ट ये काम नहीं होने देगा। सेंस बना? लॉ मेक करेगा ये। लॉ मेकिंग के बाद पहुंचेगा किसके पास? फर्स्ट स्टेप इधर ही हुआ लॉ मेकिंग का, फिर पहुंचेगा किधर? एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या हुआ ये CGSG, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा लॉ इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन। अब जैसे सपोज करो पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास कर दिया, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में लागू हो गया। अभी क्या पार्लियामेंट से मोदी जी उठ के आएंगे क्या तुमसे टैक्स कलेक्ट करने के? नहीं ना। तो वो क्या सेट हुआ फिर? वहां पे अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट हुआ। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर CBDT और CBIC आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी CBDT के अंदर अपना पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, तो उसका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करके टैक्स कलेक्ट करना। वो अपने मर्जी से टैक्स कलेक्ट कर सकता है क्या? मर्जी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, या मेरे को आके बोल सकता है क्या आप ये बिल्डिंग में आए इसका टैक्स दीजिए, रोड पे चल रहे हैं इसका टैक्स दीजिए? मन से वो कलेक्ट कर सकता है। वो क्या कर सकता है? CBDT को भी इनकम टैक्स इंडिया फॉलो करके टैक्स कलेक्ट करना होगा। अगर इनकम टैक्स एक्ट बोला 30% का ही टैक्स आप लगा सकते हो मैक्सिमम, सरचार्ज वो अलग, मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स 30%। इनकम टैक्स एक्ट आके बोल सकता है क्या 40% होगा आपका रेट ऑफ टैक्स? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उसका काम लॉ बनाना, उसका काम क्या है? लॉ इंप्लीमेंट करना। जो लॉ बन के पार्लियामेंट से आया वो उसको फॉलो करेगा, वो ये इंश्योर करेगा कि हर एक इंसान उसको फॉलो कर रहा हो। क्लैरिटी आ रहा है? तो वहां खुल रहा है ना पूरा, कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन लाइफ इज तक?
हाँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सीबीडीटी हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आया, फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो अल्टीमेटली है तो सीजी, बट सीजी में तुम ये मत समझना मोदी जी थोड़े ना सारा काम करेंगे। सॉरी, तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सेट कर दिए और हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक काम होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है फाइनेंस को ठीक रखना इंडिया का। फाइनेंस में एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस टैक्स है, टैक्स के अंदर सीबीडीटी और सीबीआईसी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसका काम है ना टैक्स कलेक्ट करना, तो सीजी हो गया ना एक तरह से। सेंस बना? हम पूरा क्लैरिटी देगा और इस पर डिटेल 2 क्लास ये चलेगा। थर्ड क्लास से अपना सिलेबस चालू करेंगे एक्ट्स वाला, तो ये भी तुम्हारा 5 नंबर का आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह। हाँ, लीगल सिस्टम, तो ये समझना जरूरी है। और ये समझना अगर तुम्हारा सिलेबस में नहीं होता तो भी हम ये बताता कि इसके बिना कोई भी लॉ अधूरा है। तुमको ये सब पता था क्या, जितना भी अभी अपने डिस्कशन किए, ये सब जब तक और जब पता चलता ना तो तुम सब चीज रिलेट कर पाता है। कौन सा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है, कौन सा एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ला रहा है, क्यों ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है। सेंस बना? पक्का डन है? तो लॉ इंप्लीमेंट किया, ये सेकंड काम होगा। अब लॉ इंप्लीमेंट करने में अगर ये लोग अपना मन चाहा हरकत करने लगे, बोला पार्लियामेंट से पास हुआ 30% टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता हम तो 40% कलेक्ट करेंगे, कौन क्या उखाड़ सकता, काट लो, तब क्या करें बताओ? क्या करें? तब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोर्ट तक पहुंचने का राइट है? एकदम राइट है। और कोर्ट में कोई भी इंसान पहुंच सकता है, एक नॉर्मल भारतीय नागरिक, और मतलब अब नॉर्मल भी कुछ होता है क्या? कोई भी इंसान नागरिक पहुंच सकता है कोर्ट में, और दूसरे एंड पे गवर्नमेंट पहुंच सकता है। इन दोनों के बीच में ये डिसीजन क्या सही है क्या गलत है, केस चल सकता है। करेक्ट है? क्योंकि है तो गवर्नमेंट में भी है तो इंसान ही ना। अब इंसान है, इंसान को सही गलत के बीच का फर्क तो वो अपना डिसीजन होगा। अब गवर्नमेंट अगर गलत काम करने लग जाए तो आके लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा? वो करेंगे। तो कोर्ट्स का काम ये होता है टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो दोनों पक्ष को सुनते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। सेंस बना? सपोज कितना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, तो लोग बोल रहे हैं कि 30%, लॉ बोलता है, लॉ तो बना दिया ना पार्लियामेंट, लॉ बोला 30%, इनकम टैक्स एक्ट लगा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग रहे हैं 40%। क्यों मांग रहा है? इनकम टैक्स अपना कोई रीजन देगा कि क्या ढंग से बुक्स नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसीलिए हम तो बोले 10% एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे 40% टैक्स होना चाहिए। तो फिर कोर्ट बैठ के पढ़ा कि कोई ये तो गलत बात है, अगर 30% टैक्स बोला तो तुम 30% ही टैक्स लगाओगे। हाँ, अगर बुक्स नहीं बनाया तो उसका कोई अलग पेनल्टी बोला होगा, तो वो अलग पेनल्टी लगाओ, अलग बात है, बट तुम मनमानी से 40% टैक्स नहीं कर सकते। सेंस बना ना? पक्का? यहां तक लाइफ इज इजी 100%। तो यहां पे कोर्ट्स आ रहा है अपना। कोर्ट्स में तुमको पता है कि हायरार्की किस तरह से चलता है। सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आ जाता है हाई कोर्ट्स। हर स्टेट में एक, बड़े स्टेट्स में जैसे यूपी, वहां 2 हाई कोर्ट चले जाते हैं। उसके नीचे आ जाता है सेशंस कोर्ट बोलते हैं इसको, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोल लो तुम। जिला के हिसाब से कोर्ट बना दिया जाता है, क्योंकि हर जन अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो एक सुप्रीम कोर्ट सबको केटर नहीं कर सकता ना। हर स्टेट के लोग अगर हाई कोर्ट पहुंच गए तो एक हाई कोर्ट पूरे स्टेट को केटर नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट क्रिएट हो जाता है। पहले केस वहां जाएगा, उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ है तो अपील से हाई कोर्ट पहुंचेगा, वहां भी अगर सही डिसीजन नहीं आ रहा है तो अपील से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। सेंस बना? और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, कि उसके ऊपर अभी कोई नहीं है। डन? परफेक्ट है यहां तक? 100% एकदम क्लैरिटी है। अब यहां देखो तो ये कोर्ट्स में आ गया थर्ड पार्ट। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिसीजंस, इनका काम है इंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग फॉलोड। बोलते हैं ना जस्टिस दिलाना कोर्ट्स का काम है या ना। अभी जस्टिस क्या है, कौन बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। है पक्का? अब लॉ मेकिंग में अपने पास दो बॉडी आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, लॉ मेकिंग यानी लॉ बना रहा है, कौन बनाएगा लॉ? क्वेश्चन है हु विल मेक व्हाट काइंड ऑफ लॉज? बोलो कौन कैसे टाइप का लॉ बनाएगा? बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, ये अपने को मालूम है, लेकिन दीदी भी तो बोलेगी ना हमको भी पैसा चाहिए स्टेट चलाने के लिए। अगर आपको पैसा चाहिए कंट्री चलाने के लिए, हमको भी पैसा चाहिए देश स्टेट चलाने के लिए, तो इनकम टैक्स हम बनाएंगे, आप कुछ और बनाइए। ये झगड़ा चलेगा, हर बार ये झगड़ा चलेगा। सेंटर बोलेगा हम लॉ बनाएंगे, स्टेट बोलेगा हम लॉ बनाएंगे। सेम जीएसटी में झगड़ा होगा। सेंस बन रहा है क्या तुमको? तो अभी कौन लॉ बनाए? फिर पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव बनाए। पार्लियामेंट बनाएगा तो पैसा उसको मिलेगा, इनकम टैक्स का सारा रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट अगर लॉ बनाएगा तो पैसा उसको मिलेगा। पुराना जो अपना स्टेट वैट होता था, वैट सेल्स टैक्स वैट सुना है? तो सेल्स टैक्स वैट का रुपया सेल्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। फिर कौन लॉ बनाए? कौन सा लॉ कौन बनाए? मोटर व्हीकल्स एक्ट कौन बनाएगा? जो लॉ पूरे कंट्री में सेम रखना है वो सेंट्रल बनाएगा, जो लॉ पूरे स्टेट में वेरी करेगा वो स्टेट बनाएगा। ये बात सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से चीज के ऊपर में सेंट्रल लॉ बनाए, कौन सी चीज के ऊपर में स्टेट लॉ बनाए, ये कौन बताएगा? जैसे तुम सपोज करो एजुकेशन, एजुकेशन में भी एक लॉ जरूरी है, क्या पढ़ाना है स्कूल्स को क्या नहीं। वो कोई स्कूल टेररिज्म पढ़ा रहा है, तुमको पता है ना, तुमको पता था कि एजुकेशन में भी लॉ है, हर एक चीज में, मैरिज में भी लॉज हैं, एवरीथिंग हैज अ लॉ। कि तुमको बताना जरूरी है कि सही क्या है गलत क्या है। एक सिविलाइज सोसाइटी का ये बेसिक निशानी है। अभी एजुकेशन में तुमको स्कूल में कोई टेररिज्म पढ़ा रहा है, कोई बॉम्ब बनाना सिखा रहा है, ये भी तो हो सकता है एजुकेशन। आप थोड़ी बोले थे क्या पढ़ाना है, सिखाने बोले थे, सिखा रहे हैं। सेंस बना? तो इसीलिए एजुकेशन में क्लियरली सिलेबस डिफाइंड होता है। तुम देखो कौन से क्लास पे कौन से लेवल पे क्या पढ़ाया जा रहा है, एकदम क्लियरली डिफाइंड है। क्यों? लॉ बना हुआ है। अब उस पर कौन लॉ बनाया है? स्टेट की सेंटर, स्टेट, तुम बोला स्टेट बोर्ड है तो स्टेट ही बनाया होगा, है ना? सुना है ना, वेस्ट WB बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक स्टेट का अपना बोर्ड है, लेकिन SRP पे तो बोर्ड है CBSE, ICSE, सब तो सेंट्रल बोर्ड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अभी अब बोलना चाह रहे हैं मेरे नहीं चल पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम ये बोलना चाह रहा है कि अपना इंडिया में ये डिसाइड करना भी जरूरी था कि कौन सा गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट के ऊपर में लॉ बना सकते। तो इसीलिए पूरे इंडिया को हम लोग 3 लिस्ट में, और ये डॉक्टर BR अंबेडकर बहुत ब्यूटीफुली कॉन्स्टिट्यूशन में ही करके गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 245। तुम पता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में बटा हुआ है, डिफरेंट आर्टिकल्स। जैसे अपना कोई भी एक्ट सेक्शंस में बटा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में बटा हुआ है। उसी का एक आर्टिकल 245 है जो बोलता है एवरी लॉ, कौन बनाएगा लॉ? एवरी लॉ विल बी पास्ड, एवरी लॉ मस्ट बी, ऐसा लिखो, एवरी लॉ
must be passed by the parliament, और पार्लियामेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेजिस्लेचर, इन दोनों को छोड़ के और कोई लॉ नहीं बना सकता। चलेगा? सेंटर पे लॉ बनाना है पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट में लॉ बनाना है स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। बोलो यहां तक लाइफ इज इजी, डन है एकदम। अब क्वेश्चन ये है कौन किस सब्जेक्ट के ऊपर में लॉ, सेंस बन रहा है तुमको? क्वेश्चन ये है पार्लियामेंट कौन सा लॉ बनाए, स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा लॉ बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, अभी क्या करें फिर? आ जाएगा एक सेकंड में। तो इसका फिर सॉल्यूशन आया अपना आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 ये बोलता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, और ये पूरे इंडिया को ना हर मैटर को 3 लिस्ट में डिवाइड कर देता है। देखो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 हो गया अपना यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 हो गया अपना स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 हो गया अपना कॉन्करेंट लिस्ट। नाम से समझ में आ रहा है कुछ क्या? यूनियन लिस्ट क्या हुआ? सेंटर यानी पार्लियामेंट लॉज बनाएगा, लिस्ट 2 यानी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट बोले तो दोनों साथ साथ लॉ बनाएंगे। अब ये एजुकेशन, तुमको पता है एजुकेशन कहां है? थोड़ा आइडिया लगा ना, बोलो किस लिस्ट में आना चाहिए एजुकेशन? फिर कॉन्करेंट में ही आया होगा, तभी दोनों जन लॉ बना पा रहे हैं, वरना तो एक जन लॉ बनाता। इनकम टैक्स एक्ट इंडिया, इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में आया होगा? इनकम टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। यूनियन लिस्ट बोलो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीडीटी वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो यानी अभी तो ये आप बता दिए ये दोनों के बारे में, बाकी कहां है? कंपनीज एक्ट कहां है? कैसे मालूम पड़ेगा? कौन बताएगा ये? तो हम लोग जाएंगे आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7। तुमको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर ये पूरा लिस्ट बना के चले गए। हम लोग अभी जाएंगे 246 के शेड्यूल 7 में जो बोलेगा कि कौन किस मैटर के ऊपर में लॉज बना सकता है। इधर आओ देखो, ये हम तुम्हारे लिए निकाल के अभी रखा है। 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, ये सब है तुम्हारे एमसीक्यूज में, यही सब आएगा। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। यानी लिस्ट 3 में एजुकेशन होना चाहिए, लिखा क्या? एजुकेशन। लिस्ट 1 में क्या होना चाहिए फिर? बोलो लिस्ट 1 में क्या होना चाहिए फिर? सबसे पहला डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री बोलते हैं ना। स्टेट के अंदर आर्मी आता है क्या? स्टेट के अंदर पुलिस आता है, तो स्टेट लिस्ट में पुलिस होएगा। अभी देखेंगे पुलिस है स्टेट लिस्ट। अभी सेंस बन रहा है ना तुमको ये सब कैसे ओरिजिनेट हुआ? कभी देखा है इंडियन पुलिस? कभी सुना है? कोई पुलिस सेंटर के अंदर नहीं आता। सीआरपीएफ तो आर्मी का हिस्सा हो गया ना,
वो आर्मी का हिस्सा है, नाम में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, लेकिन वो आर्मी का ही काम करता है, वो आर्मी की तरह काम करता है। सीएफ में देखो तोंद वाले लोग नहीं होते हैं, सीआरपीएफ में एकदम फिट लोग रहते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं रहते वो लोग रिजर्व, वही ना, स्टेट में अगर कम्युनल वायलेंस हो रहा है, स्टेट पुलिस नहीं संभाल पा रहा है तो क्या करें, सेंट्रल को तो आके संभालना पड़ेगा ना। फिर सेंट्रल नाम ही देखो ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो रिजर्व रखा हुआ है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो कभी भी फर्स्ट एक्ट में काम नहीं करेंगे, वो हमेशा सेकेंड स्टेप होगा। अगर फर्स्ट स्टेप पुलिस से काम नहीं हो रहा है तो सीआरपीएफ आएगा भी, डन है, परफेक्ट। और बोलो क्या आना चाहिए यहां पे? रेलवेज, इंडियन रेलवेज होता है कि वेस्ट बंगाल रेलवेज है? इंडियन रेलवेज, रेलवेज इधर आया। इनकम टैक्स एक्ट होना चाहिए ना इधर, देखो बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, तुम्हारा एनआई एक्ट यहां आ गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक्स, करेक्ट है। उसके बाद ये देखो, पढ़ के बताओ क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्या हुआ ये? इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, और इनकम टैक्स में तुम क्या पढ़ते हो? एग्रीकल्चरल इनकम इज लिमिटेड, क्योंकि वहां सेंटर को पावर ही नहीं है टैक्स लगाने का, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। सोचते थे अच्छा, हम तो सोचते थे अच्छा काम है इसीलिए एग्जेम्प्ट करके रखा, वहां सेंटर को पावर ही नहीं है उस पर टैक्स लगाने का, इसीलिए उसको एग्जेम्प्ट करके बना, परफेक्ट। एक और देख लो जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो दिखा दे बस तुमको, ये वाला एक बार पढ़ो और बताना इससे क्या समझ में आया। Incorporation, regulation and winding up of trading corporations including banking, insurance, financial corporations but not including cooperative societies, कुछ समझ में आया क्या? ये वर्ड से कुछ समझ में आया? कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ बोले तो कंपनीज है, क्या बोलता है कंपनीज एक्ट? इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप, कंपनी बनाना कैसे है, चलाना कैसे है, और वाइंडिंग अप कैसे करना, पूरा कंपनीज एक्ट का बात किया। सेंस बना यूनियन लिस्ट, ऐसे दो चार चीज बताओ स्टेट लिस्ट में क्या होना चाहिए, क्या डिस्कस किए थे अपने? बोलो ना। पुलिस, पुलिस आ गया स्टेट लिस्ट में। और तुमको पता है बिहार में क्या बैंड है? दारू बैंड है ना भैया बिहार में, और कहां पे बैंड है? गुजरात में बैंड है, बाकी स्टेट में तो बैंड नहीं है, यानी इसका मतलब अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अल्कोहल पे दारू, सॉरी अल्कोहल पे दारू नहीं, दारू पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब नशीले, नशीले पदार्थ, लिकर, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, करेक्ट। देखो परचेज एंड सेल तो बिहार में बैंड है, ना तुम परचेज कर सकते हो और ना कोई सेल कर सकता है, तो वही हो गया ना बैंड। तो अच्छा ये सब भी था इसमें, हाँ। कोर्ट तो अलग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कोर्ट्स, कोर्ट तो जुडिशियरी के दायरे में आता है ना, तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बना है,
कोर्ट्स यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो गवर्नमेंट को तुम पावर दे रहे हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, कि किस मैटर में लॉ बना सकते हैं। और देखो दिखाता है, ये देखो ऊपर क्या पड़ा था लिस्ट 1 में, अदर देन एग्रीकल्चरल, यहां क्या पड़ा, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि तुमको बराबर ही देना पड़ेगा ना, इनकम टैक्स का रुपया बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, फिर स्टेट वाला चिढ़ेगा ना, स्टेट वाला चिढ़ेगा, बोला हमारा क्या फायदा इसमें, तो बोले ठीक है रो मत, एग्रीकल्चरल इनकम इनको दे दिया। तो एग्रीकल्चरल इनकम इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं है इनकम टैक्स में, बोला हर स्टेट का एग्रीकल्चरल टैक्स कैसे पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग हर स्टेट में फिर वो लोग कैसे टैक्स लगाते हैं, लैंड के ऊपर में थोड़ा सा टैक्स चार्ज कर दे, वहां लैंड कितना है उसके बेसिस पे तुमसे टैक्स ले लेते हैं, थोड़ा सा बहुत नॉमिनल होता है वो एग्रीकल्चरल इनकम, स्टेट टैक्स लगता है। हाँ क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अपने पड़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो इंडिया का है, वो इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट स्टेट वाइज एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगता है। समझ में आया, क्लैरिटी है थोड़ा सा। अब बस लास्ट एक ये देख लो, कॉन्करेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड सेंटर पे बना, लेकिन उसका हर वर्जन स्टेट अपना बना के रखा है, यानी पनिश सेंटर इंडियन पीनल कोड एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, अब हर स्टेट के पास ये राइट है उसको थोड़ा सा ऑल्टर और मॉडिफाई कर देने का, हर स्टेट ये डिसाइड, जैसे अगर वेस्ट बंगाल को ये बोलना है कि हमको मर्डर के ऊपर में बहुत बड़ा सजा चाहिए, क्या वो दे सकता है, हाँ दे सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट, उस पे दोनों जन मिलकर लॉ बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसके हिसाब से अपना एक लॉ बनाएगा, बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा। ये नहीं हो सकता कि इंडियन पिनल कोड में बोला मर्डर इज इलीगल तो उस पर सजा है, और स्टेट एक्ट में बोला नहीं मर्डर तो लीगल है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे स्टेट में कोई भी मरे तो, या कोई किसी को मारे तो, सेंस बना ना। तो बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट सजा चेंज हो सकता है सेंटर पे बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन स्टेट में बोले हैंग टिल डेथ, ये पॉसिबल। हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला राइट टू लाइफ, हर नागरिक का राइट टू लाइफ है, उस पे किसी को ये हक नहीं है कि तुम इसको नुकसान पहुंचा सको, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, अपना गाइडेंस दे दिया, तो यानी तुम लॉ ऐसा नहीं बना सकते जिसमें किसी के जान को खतरा। हाँ स्टेट गवर्नमेंट अगर लॉ बनाया, पनिशमेंट हाई रखा, हाई कोर्ट उसको फॉलो करेगा। तुम देखो ना मोटर व्हीकल्स एक्ट, तुमको नहीं पता, तुमको लगता नहीं पेनल्टी हर स्टेट में अलग अलग है, कुछ स्टेट्स में पेनल्टी बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में पेनल्टी कम है, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, पनिशमेंट हर स्टेट वेरी करके डिसाइड कर सकते। सेंस बना, पक्का। मैरिज लॉज कॉन्करेंट लिस्ट है, बाकी फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट क्यों कॉन्करेंट लिस्ट में है, अब सपोज एक स्टेट में जंगल आ रहा है, तो जंगल को पता है क्या कि वो स्टेट बॉर्डर कहां खत्म हो गया, इसके आगे नहीं जाना है, तो फैलता जाएगा ना, जहां जहां पे ट्रीज ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे जंगल फैल रहा है, हो सकता है ना एक फॉरेस्ट मल्टीपल स्टेट्स को कवर कर ले, पॉसिबल है कि जंगल के बीच में कोई स्टेट बॉर्डर आ गया हो, पॉसिबल है ना। तब सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाना जरूरी है, अगर दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो गया तो फिर क्या करें, इसी को तो सुपरसीड करना पड़ेगा ना, तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। क्लियर हो रहा है ना, बस आई थिंक मोटा मोटा इतना। ये देखो फैक्ट्रीज जो अपने पढ़ेंगे, सॉरी फैक्ट्रीज कहाँ आ रहा है,
कॉन्करेंट लिस्ट। तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको बेसिक प्रिंसिपल्स बनाएगा अपने एक्ट में, उसके हिसाब से हर स्टेट मॉडिफाई कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा सेंस बना गया यहां तक, पक्का? तो बस ये रहा अपना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। यहां तक तुमको क्लियर है जो हम लोग आज पढ़े? एक बार फटाक से अगर बोले तो आज क्या पढ़ा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन बनाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जैन 1960। वो इंडिया को 1950 चेक कर रहा था, तुम्हारा ध्यान कहां है? वो इंडिया को 3 लिस्ट में डिवाइड करता है, नहीं पहले इंडिया को 3 पिलर्स में डिवाइड करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव क्या है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग वाला काम है। एग्जीक्यूटिव क्या है? गवर्नमेंट, वो लॉ इंप्लीमेंट करता है, सीजी या एसजी। और जुडिशरी क्या हो गया अपना? कोर्ट्स। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, तो एवरी लॉ मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 245। फिर 246 का शेड्यूल 7 क्या बोला? 3 लिस्ट में लॉ बनेगा, लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, लिस्ट 3 डन। यहां तक पक्का? इफ इज इजी। नेक्स्ट क्लास अपने कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास और लीगल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात, और फिर थर्ड क्लास अपने सीधा चालू कर देंगे अदर लॉज वाला पोर्शन। परफेक्ट है? बाय।